स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2022, 20, 2023 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया, मॉडल पेपर देख लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो पवन सीरीज है, राजन सीरीज मैंने पढ़ा दिया, उसका जो भी क्वेश्चन है, अब जो पवन सीरीज है, पवन सीरीज का यहाँ पे लगभग 130 क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी। तो या तो एक ही वीडियो या तो दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे, ताकि उन्हें पता चल जाए यहाँ पे क्लास फ्री में दिया जाता है। आपको कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है और कंटेंट आपका पेड बैच से भी ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा, देखिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन आपका क्या आता है, बहुविकल्पी आता है। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा ही होगा। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राम मोहन राय का? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, निर्माण होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए सामने है। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? विवेकानंद, टैगोर, अरविंद, महात्मा गांधी? तो आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए। उत्तर ऐसे बंद कर देते हैं। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा के वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल, यानी कि खुद का पर्सनल। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, यानी कि समाज, शिक्षा से आप क्या समाज में परिवर्तन लाते हैं, वो उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसका समन्वय आवश्यक है, यानी कि खुद का और समाज का एक दूसरे के बीच में क्या करना, रिलेशन, को रिलेशन अगर आप लाते हैं तो क्या होगा? ये शिक्षा के द्वारा ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन है प्लेटो का, नन का, रास का, एडम्स का? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका क्या जाएगा? प्लेटो का है, सुकरात के शिष्य प्लेटो का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। स्लेट क्या होता है? ऐसे होता है, उस पर चॉक से लिखा जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। तो कोरी स्लेट की तरह होता है, मतलब इस स्लेट पे कुछ नहीं लिखा रहता है, उसके समान रहता है। यह कथन है रूसो का। बालक का दिमाग क्या है? कोरी स्लेट मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं रहता, कोई भी बुद्धि ज्ञान नहीं रहता है। आप उसे जैसा प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसा बुद्धि, जैसा संस्कार, जैसा समाज और जैसा वातावरण देते हैं, उसी में वो बालक ढल जाता है। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। यह कथन है रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का? तो चौथे का उत्तर हो जाएगा क्या? रूसो। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के पहला पाठशाला क्या होता है? उसका परिवार होता है। वहीं से उसको पहले शिक्षा दी जाती है, उसके बाद वो विद्यालय जाता है। तो परिवार को क्या माना गया है? शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम स्थान, सबसे उत्तम स्थान घर माना जाता है। और बालक का प्रथम विद्यालय क्या है? और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, यानी कि परिवार ही क्या है? शिक्षा का सबसे अच्छा स्थान है। और पहला विद्यालय आपका स्कूल कॉलेज नहीं है, पहला विद्यालय क्या है बच्चे का? परिवार ही है। तो यह कथन किसका है? रूसो का, पेस्टाल्जी का, ड्यूई का, नन का? तो पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कथन आपको याद करना पड़ेगा। तो यह कथन किसका है? पेस्टाल्जी का। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, पेस्टाल्जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त तीनों?
तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है। शिक्षा का ये वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा यहीं से चैप्टर ही स्टार्ट होता है। शिक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, उसके बाद शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य। तो छठवां, बताइए वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप प्रचलित हैं। तो आपको पता है औपचारिक भी है प्रचलित, ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक भी और निरौपचारिक भी। तो औपचारिक क्या हो जाता है, कक्षा वातावरण में निश्चित समय निश्चित स्थान पे पढ़ाया जाता है तो वो औपचारिक होता है। और जब कुछ भी फिक्स नहीं होता, कहीं से भी आप ज्ञान ले लेते हैं, टीवी टेलीविजन सोशल मीडिया या समाचार पत्रों, ये अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, निरौपचारिक क्या हो जाएगा, औपचारिक और निरौपचारिक को मिला देंगे तो निरौपचारिक हो जाता है। यानी कि शिक्षा के ये तीनों रूप से आप शिक्षा देखते हैं, ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो उक्त तीनों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से शिक्षा का औपचारिक साधन कौन नहीं है। औपचारिक साधन मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाता है, मतलब डायरेक्टली पढ़ाया जाता है। तो विद्यालय भी क्या है, औपचारिक है। पुस्तकालय भी क्या है, औपचारिक है। लेकिन परिवार और संग्रहालय, इन दोनों में से बताइए कौन सा होगा। देखिए परिवार आपका क्या औपचारिक साधन नहीं है। परिवार में आपको किताब कॉपी या मतलब वो शिक्षा नहीं दी जाती है, ज्ञान नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ पे क्या संस्कार सिखाए जाते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किससे बात करना है, ठीक है, जीवन के बारे में बताया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 100, ये परिवार आपका क्या औपचारिक साधन नहीं है। औपचारिक साधन वो साधन होते हैं जो एक निश्चित वातावरण निश्चित समय में, ठीक है, जैसे 45 मिनट का घंटी हो गया, चाहे 40 मिनट का घंटी हो गया आपका जो क्लास में चलता है, उस टाइप का। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बंधा हो, उस टाइम ड्यूरेशन में आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई विशिष्ट टॉपिक या कोई विशिष्ट सम्मेलन गोष्ठी, ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। लेकिन आप पूछा औपचारिक, तो औपचारिक क्या, जब विद्यालय होता है, ठीक है, पुस्तकालय भी होता है औपचारिक और संग्रहालय भी होता है। लेकिन परिवार क्या होता है, औपचारिक साधन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 20 से 35 वर्ष। तो 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 से 35 वर्ष के जो बालक होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, एडोलेसेंस में आ जाते हैं, यानी कि किशोरावस्था में आ जाते हैं। किशोरावस्था क्या होता है, सॉरी, किशोरावस्था से बाद यानी कि प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था यानी कि 80 प्लस 18 प्लस जो होते हैं, यानी कि 20 से 35 वर्ष के बीच में निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। यानी कि जो 20 से 25 35 साल के हैं व्यक्ति, उन्हें बस क्लास टीचिंग और औपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर बल नहीं दिया जाएगा। उन्हें समाचार पत्रों, टीवी माध्यमों, कुछ जीवन के अनुभव, कुछ ये सारी चीज़ें आपका निरौपचारिक किया जाएगा। तो 20 से 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 9, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, ठीक है, रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबिल से। तो वैदिक काल मतलब ब्राह्मण काल, तो आप रिलेट कर सकते हैं ब्राह्मण काल कब होगा, तो वेदों से। वैदिक काल मतलब क्या हो जाएगा, वैदिक मतलब वेद के काल। तो इसी वैदिक काल में 4 वेद हुए आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक काल की शिक्षा संबंधित किससे है, वेदों से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो बताएंगे, मैं ये प्रश्न बार बार कराया हूँ, हमेशा रिपीट होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदरसा क्या था उस टाइम, उच्च शिक्षा था, ठीक है, मदरसा क्या था, उच्च शिक्षा शिक्षा था। मकतब क्या था, प्राथमिक शिक्षा था। और माध्यमिक शिक्षा क्या था, मकतब, मकतब। मकतब मतलब क्या जगह, जब मुगल काल का टाइम चल रहा था तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को मकतब कहा जाता था, जहाँ पे ग्रहण करते थे बच्चे प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, वो मकतब होता था। और उच्च शिक्षा का क्या होता था, मदरसा होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो प्रश्न नंबर 11, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। तो वैदिक शिक्षा का प्रथम प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, उपनयन संस्कार।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो जब आपको पता है 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज ही क्या करते थे, पूरा शासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में था। वही देश पे राज्य राज्य करते थे, विभिन्न प्रकार के नियम लाते थे, रूल रेगुलेशन लाते थे, एक्ट लाते थे और भारतीयों पे राज करते थे, भारतीयों पे शासन करते थे। तो वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये तो जानिए 1947 से पहले ही प्रकाशित होगा, क्योंकि अंग्रेज 1947 से पहले ही थे, उसके बाद तो हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। तो वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1854 को। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले ही क्या हुआ था? वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो इन्हीं सब करतूतों की वजह से जब भारतीयों को असुरक्षा महसूस होने लगा कि ये अंग्रेज धीरे धीरे हमारे हर जगह पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस डोमिनेंस को हटाने के लिए, इस आधिपत्य को हटाने के लिए, इस अधिकार क्षेत्र को अंग्रेजों को हटाने के लिए हमारे देश के जो क्रांतिकारी वीर थे वो क्या किए, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिए पूरे देश में। 13वां, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो यानी कि प्रतिवेदन मतलब जो मैकाले का जो निस्यंदन का सिद्धांत था उसको कब प्रस्तुत किया था? सन 1935 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप लोग बताएंगे। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 1935 में। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। सन 1935 में मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो सन 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से? तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। जो राधा कृष्णन आयोग थी वो क्या सुझाव दिए थे? उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव सुझाव दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इस टाइम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है? यूजीसी है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इस टाइम। उस टाइम क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी एस कोठारी? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा क्या? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही क्या थे? इसके पहले वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या था? राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा थे, उच्च शिक्षा से। तो ये उच्च शिक्षा के यानी क्या आ जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षा होता है। इस आयोग के अध्यक्ष क्या है? स्पष्टता देख लेंगे, क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, देश में विकास के लिए? तो राधाकृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां थी उच्च शिक्षा के लिए थी, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए थी। तो प्रश्न नंबर 17 का क्या हो जाएगा? मुख्यतः विश्वविद्यालय, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। ऑप्शन नंबर बो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? मुदालियर कमीशन। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 था उसका सेकंड नाम क्या है? मुदालियर आयोग। जिस प्रकार एक व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 को मुदालियर कमीशन भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया?
तो 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधा किशोरन कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 19वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 1964-65 में जो आयोग था कोठारी आयोग था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1964-65 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस टाइम की जो शिक्षा नीति है 2020 में आई थी हमारी शिक्षा नीति, तो एनईपी 2020 आ चुकी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, देखिए 86 में आया है तो 86 में होगा नहीं, 1990 में, 1992 में, 1996 में। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा 100, यानी कि 1992 में, यानी कि 86 और प्लस 6 यानी कि 6 साल बाद 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। तो राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आया था, जिसका संशोधन हुआ था 6 वर्ष बाद, यानी कि 1992 में, उसकी समीक्षा करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शा, एडम्स, जियर्स, कांट। ऑप्शन नंबर 100 प्लेटो, फ्राबेल, कांट, जेम्स, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है तो बताएंगे। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा प्लेटो, फ्राबेल, कांट, जेम्स, बर्कले। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका देखिए यहाँ पे प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले सब क्या थे? आदर्शवाद के प्रवर्तक थे। सॉरी, मतलब आदर्शवाद के पक्षधर थे, एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या आदर्शवादी बात करते थे, आदर्शवादी विचारधारा थी इनकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद है तो अरस्तु, प्लेटो, रूसो, ओटावे। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो रूसो। रूसो क्या थे? प्रकृतिवाद के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। तो प्रकृतिवाद का संस्थापक ऑप्शन नंबर 100 रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? सुकरात, स्पेंसर, हर्बर्ट, प्लेटो। अभी आपने पढ़ा है आदर्शवादी क्या है? प्लेटो हैं, तो ये तो होगा नहीं। सुकरात भी क्या है? आदर्शवादी हैं। हर्बर्ट भी क्या है? वो भी आपके सॉरी आदर्शवाद हैं, आदर्शवादी हैं। हर्बर्ट भी क्या है? आदर्शवादी हैं, लेकिन पूछा प्रकृतिवादी तो ऑप्शन नंबर 2 बचता है, तो इससे हो जाएगा स्पेंसर, यानी कि स्पेंसर साहब क्या है? प्रकृतिवादी हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बताइए। प्रयोजनवाद तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अमेरिका क्या है? प्रयोजनवाद का जन्मदाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे, श्री अरविंद घोष। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? श्री अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो श्री अरविंद घोष साहब ने पांडिचेरी में आश्रम की व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर 27, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य,
टैगोर। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसके इसके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर है? कलकत्ता, बम्बई, दार्जिलिंग, बोलपुर। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बोलपुर में। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, बोलपुर। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर में की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, श्री अरविंद। तो गुरुदेव के नाम से किनको कहा जाता था? 29वां का उत्तर क्या आ जाएगा? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31। गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? गिजू भाई वधेका का जन्म, जो बाल केंद्रित शिक्षा का पक्षधर थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में या कानपुर में? तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर हो जाएगा चित्तल महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, चित्तल महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 32 देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? फ्राबेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फ्राबेल। बाल उद्यान, किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बाल उद्यान। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्रश्न नंबर 33 आपका, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाते हैं, ये कथन है रूसो का, ड्यूई का, प्लेटो का, अरस्तु का। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 33 का इस चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का, समाज की सबसे छोटी इकाई है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति। तो समाज की सबसे छोटी इकाई 34 का उत्तर क्या आ जाएगा? व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति ही क्या आता है? परिवार में आता है, फिर परिवार के बाद आपका क्या आता है? विद्यालय बनता है, सामाजिक संस्था बनता है, उसके बाद विद्यालय आता है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, प्रश्न नंबर 35 क्या है? माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। सबकी माताएं क्या करती हैं? अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, तो आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वास्थ्यिक है। इसका मतलब जो माता अपने बच्चों को शिक्षा देती है वही क्या है? सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, यानी कि वही बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। गांधी जी, कामेनियस, फ्रावेल, मॉन्टेसरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्राबेल का है। किंडरगार्टन के प्रवर्तक फ्राबेल का कथन है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। देखिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे जो भी प्रश्न बनता है। अभी आपका लगभग 133 प्रश्न तक हम लोग जाएंगे, अभी 35 पे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है लाइक करिए। जो जो प्रश्न नहीं समझ आया आप कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।